हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू मधुबाला। अच्छा, मधुबाला जी के ऊपर रिसेंट हमने एक एडिट्स वाला वीडियो देखा था। बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी मैम। बहुत तो बॉलीवुड के मतलब बॉलीवुड का समझ लो एक मतलब आन शान मानी जाती हैं और उनके बहुत ज़्यादा फैंस भी हैं। बड़े बड़े एक्टर उनके फैंस हैं। तो हमने जो लास्ट एडिट्स वाला वीडियो देखा था उससे हमें व्यूअर की तरफ से भी डिमांड थी मधुबाला जी के लिए एक और वीडियो लाएं जिनके बारे में उनकी एक्चुअल लाइफ के बारे में आपको पता चले, क्योंकि हमें उनके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है। और इस वीडियो के अंदर मधुबाला जी के बारे में एक डिटेल वीडियो होने वाला है, मतलब उनकी लाइफ को लेकर, क्योंकि इसका टाइटल भी कुछ ऐसा है। और हाँ, मोहक मंगल का वीडियो होने वाला है। बहुत ही अच्छे क्रिएटर है, बहुत ही अच्छे अंदाज में मतलब एक्सप्लेन करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। और इनकी वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे इनको मतलब इनको जब भी मैंने देखा तो बहुत ही डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो आई होप कि हमें ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे साथ वीडियो को देखेंगे तो आप भी मतलब मधुबाला जी के बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको भी जानने को मिलेगी। तो बाकी जल्दी से फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो मुंबई में एक लॉ के स्टूडेंट थे और ये स्टूडेंट प्यार में पड़ जाता है इंडिया की सिनेमा स्टार मधुबाला से। 5 साल जुल्फिकार अली भुट्टो अपने परिवार के बंगलों में रहते हैं बॉम्बे के वर्ली इलाके में, और वो कई बार मुगले आजम के सेट्स में जाते हैं ताकि वो मधुबाला को देख सके। भुट्टो एकदम ऑब्सेस थे मधुबाला से, और शूटिंग के दौरान उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया जब लंच के दौरान उन्होंने मधुबाला से शादी की बात करी। मधुबाला ने हंसकर इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, पर जुल्फिकार अली भुट्टो कोई अकेले आदमी नहीं थे। हाल कैसा है जनाब का? मधुबाला के पीछे एक बहुत लंबी लाइन थी लड़कों की। 1950s के दौरान शी वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस इन इंडियन सिनेमा, जिनको दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बुलाया जाता था। प्रोड्यूसर लड़ाई करते थे उनकी डेट्स के लिए, और इंटरनेशनल मैगजीन्स उनकी ब्यूटी के बारे में बात करते थे। पर मधुबाला की जिंदगी की कहानी भी एक मानो फिल्म स्टोरी की तरह थी, एक्साइटिंग और ट्रैजिक। बस 36 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद मानो पूरा देश सदमे में चले जाता है। कई लोग ये समझ नहीं पाते कि देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार के साथ हुआ क्या, और उनकी मौत के कई साल बाद ही पूरी कहानी क्लियर होती है। 14 फरवरी 1933 में जन्मी मधुबाला का ओरिजिनल नाम था मुमताज जहान बेगम दहलावी। वो दिल्ली में बसी एक पठान परिवार में अतौला खान की तीसरी बच्ची थी। अतौला जी एक स्टीरियोटिपिकल इंडियन पिताजी की तरह थे, एकदम स्ट्रिक्ट, जबकि उनकी माँ एक सिंपल और घरेलू महिला थी। पर इस परिवार की स्टेबिलिटी टूट जाती है जब अतौला जी को एक दिन इतना गुस्सा आ जाता है काम के दौरान, जिसकी वजह से इंपीरियल टोबैको कंपनी में उनकी जॉब चली जाती है। इसी वजह से वो अपने परिवार के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। पूरी दुनिया बदल जाती है जब अतौला जी को रियलाइज होता है कि उनकी छोटी सी मुमताज के पास एक ऐसा टैलेंट है जो इस शहर में बहुत काम आ सकता है। ये बच्ची गाती है और डांस करती है, और ये समय एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड है इंडियन सिनेमा के लिए। नए फिल्म स्टूडियोज की एंट्री हो रही थी और बम्बई शहर सपनों का शहर बन रहा था। नए स्टूडियोज में से एक सबसे पॉपुलर स्टूडियो है बॉम्बे टॉकीज, जिसको हिमांशु राय और देविका रानी ने एस्टैब्लिश किया। अतौला खान अपनी बेटी मुमताज को बम्बई के स्टूडियोज लेकर जाते काम की तलाश में। ऑफिस कॉरिडोर्स में वो अपनी बेटी को गाने और डांस करने के लिए बोलते हैं ताकि लोग उनको नोटिस कर सकें। और एक ऐसे दिन देविका रानी ने इस बच्ची को नोटिस किया। देविका रानी अपने पति हिमांशु राय के साथ उस जमाने की एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर थी। मुमताज को जब उन्होंने देखा वो दंग रह गई ये देखकर कि इस छोटी सी बच्ची का इतना एक्सप्रेसिव फेस है, कॉन्फिडेंस है और एक ब्यूटी है। उन्होंने हिमांशु को बोला इस लड़की को देखने के लिए और एक स्क्रीन टेस्ट दिया। मुमताज ने ये स्क्रीन टेस्ट पास कर दिया और 1942 में वो बसंत फिल्म में कास्ट हुई, बस 8 साल की उम्र में। वो पूरे देश में पॉपुलर हो जाती है जब फिल्म में वो ये गाना गाती है, हमको है प्यारी हमारी गलियां। इस मोमेंट के बाद ये छोटी सी बच्ची अपने बड़े से परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य बन जाती है। पर कुछ ही देर में इस परिवार को एक शौक लगता है।
A minor fire on a small freighter in Bombay harbor is the start of a major catastrophe. 1944 में बॉम्बे के डॉक्स में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिस वजह से उनका पूरा घर तबाह हो जाता है। वो सड़क पर आ जाते हैं और इस वजह से उनको वापस दिल्ली जाना पड़ता है। पर देविका रानी इतनी इम्प्रेस्ड है मुमताज से कि वो एक डायरेक्टर को भेजती हैं दिल्ली में ताकि वो मुमताज को वापस लेकर आए। देविका चाहती हैं कि वो उनकी ज्वार भट्टा फिल्म में एक किरदार निभाए। अब मुमताज ये फिल्म तो नहीं करती, पर अतौला खान को ये पता चल जाता है कि उनके परिवार के लिए बॉम्बे शिफ्ट होना ही ठीक रहेगा। 1944 से 1946 तक वो कई फिल्म्स में अपीयर होती है एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। डायरेक्टर केदार शर्मा, जो आने वाले समय में उनके गुरु बन जाते हैं, वो बोलते हैं कि जिस दिन मैंने उसको मेकअप पहनते हुए देखा, उसी दिन मैं उसके टैलेंट से इम्प्रेस हो गया था। कई डायरेक्टर्स कहते हैं कि छोटी सी उम्र से ही मुमताज सीखना चाहती थी। कई चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म की दुनिया में इतना टाइम रह नहीं पाते क्योंकि उनको लगने लगता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही घूमती है, पर मुमताज के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनकी प्रायोरिटी उनका काम ही रहा। बचपन की उम्र में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उनके कैरेक्टर पर। उनकी माँ प्रेग्नेंट थी और सडनली उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनको अस्पताल जाना पड़ता है और इलाज के लिए पैसे चाहिए, पर मुमताज को महीने के बस 300 रुपए मिल रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 12 साल की मधुबाला अपने पिताजी के साथ एक प्रोड्यूसर के पास जाती हैं पैसे उधार लेने के लिए। प्रोड्यूसर बिना किसी सवाल के उनको 2000 रुपए देता है ताकि वो अपनी माँ की जिंदगी बचा सके। इस इंसिडेंट के बाद मुमताज डिसाइड करती है कि अगर और कोई कभी भी ऐसी पोजीशन में होगा उनके साथ, तो वो उनकी मदद जरूर करेंगी। इसीलिए कई लोग उनको पैसों के मामले में बहुत दिलदार बुलाते हैं। ये चाइल्ड आर्टिस्ट अगले कुछ सालों के दौरान कई फिल्म्स करती हैं। एक फिल्म वो कर रही हैं एक्टर KN सिंह के साथ, पर शूट के दौरान सडनली वो घायल हो जाती है और स्टूडियो में बैठे डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है और वो कहते हैं कि मुमताज को एक हार्ट की दिक्कत है, पर ये बच्ची अभी अपनी सक्सेस के कुछ इनिशियल कदम ही रख रही है, इससे छोटी सी बीमारी कोई बाधा नहीं बनती। मुमताज सेट पर वापस आती है और फिल्मिंग स्टार्ट करती है, पर देविका रानी जानती है कि इस लड़की की किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। देविका मानती है कि बेबी मुमताज, जिस लड़की का मानो नाम बन गया, वो बहुत नॉर्मल सा नाम है किसी स्टार के लिए, इसीलिए वो एक नए नाम के बारे में सोचती है, मधुबाला। और अब इस मधुबाला को अपना पहला लीड रोल अपनी किस्मत की वजह से मिलता है। 1947 में डायरेक्टर केदार शर्मा अपनी फिल्म बना रहे हैं बेचारा भगवान, और उनकी पत्नी लीड एक्ट्रेस है। फिल्म के मुहूर्त के दिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बीवी की मौत हो जाती है और फिल्म को रोक दिया जाता है। केदार शर्मा सदमे में है, पर एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो ये फिल्म बनाएंगे नए एक्टर्स के साथ। पर प्रोड्यूसर चंदूलाल शाह इस फिल्म को फाइनेंस ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि 2 नए एक्टर्स हैं इस फिल्म में, ये फिल्म कैसे चलेगी। लड़की है मधुबाला और लड़का है पृथ्वीराज कपूर का बेटा राज कपूर। केदार शर्मा कहते हैं कि वो एक कास्ट बदलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उल्टा वो अपनी जमीन बेच देते हैं इस फिल्म को फाइनेंस करने के लिए। इस फिल्म को बुलाया जाता है नील कमल, और इसी के साथ 22 साल के राज कपूर और 14 साल की मुमताज का लीड रोल में डेब्यू होता है। डायरेक्टर केदार इम्प्रेस्ड है मुमताज की ब्यूटी से नहीं, बल्कि उनकी डिलीजेंस और उनकी कैरेक्टर से। हर दिन वो मलाड से दादर ओवर क्राउडेड 3rd क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट्स में सैर करके आती हैं और एक भी दिन लेट नहीं होती। वो मानो एक मशीन की तरह काम करती है। नील कमल के सेट्स में दोनों लीड्स के बीच मानो एक राइवलरी है। राज कपूर मानते हैं कि ये छोटी सी लड़की कई बार उनको सेट्स में आउटशाइन कर देती है। राज कपूर ने उल्टा ये एडमिट किया कि वो मधुबाला से जेलस थे। दोनों के बीच एक कंपटीशन की आग रंग लाती है। इस फिल्म की शूटिंग खत्म होने से पहले मधुबाला के पिताजी उनके लिए नए फिल्म ऑफर्स एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। इससे केदार शर्मा खुश नहीं है। उन्होंने बस मधुबाला को कास्ट ही नहीं किया, बल्कि उनको डिस्कवर किया, ट्रेन किया और देश की लीडिंग एक्ट्रेस बनाया। इससे उनके और मधुबाला के बीच एक लॉयल्टी का बॉन्ड बन गया। पर अतौला खान ने इन रूल्स को फॉलो करने से मना कर दिया। बिना किसी नेगोशिएशन के उन्होंने फैसला ले लिया, जो एक उदाहरण बन गया कि कैसे ये आदमी अपने और अपनी बेटी के कई पावरफुल दोस्तों को नजरअंदाज कर सकता है।
पर फिल्म इंडस्ट्री में अब कई लोग मानते हैं कि मधुबाला एक राइजिंग स्टार है और इनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके कई करीबी लोग भी नोटिस करते हैं। कई साल बाद एक्टर के.एन. सिंह, जिनके साथ मधुबाला ने अपनी पहली फिल्म करी, वो उनको मिलती है। के.एन. सिंह सरप्राइज हो जाते हैं ये देखकर कि वो छोटी सी बच्ची अब एक लीडिंग लेडी बन गई है। लड़की को देखकर के.एन. सिंह बोलते हैं बेबी मुमताज, और वो रिस्पॉन्ड करती है अब मुझे लोग मधुबाला बुलाते हैं। अपनी पहली फिल्म के बाद मधुबाला 3 और फिल्म्स करती हैं राज कपूर के साथ। मधुबाला बस अपनी ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग एबिलिटी के लिए भी जानी जाती है। कई क्रिटिक्स उनके परफॉर्मेंस को प्रेज करते हैं और एक ऐसा टाइम है जब एक क्रिटिक एक फिल्म के परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है। अब फिल्म की दुनिया में तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, पर अपनी पर्सनल जिंदगी में मधुबाला स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उनके पिताजी मानो एक मिलिट्री डिक्टेटर की तरह है। वो मधुबाला का स्केड्यूल डिसाइड करते हैं, घर से स्टूडियो लेकर आते हैं और स्टूडियो से घर। मधुबाला के पास कुछ टाइम नहीं बचता दूसरे लोगों से मिलने के लिए। अतौला खान मानो मधुबाला की परछाई बन जाते हैं हर सेट पर। इस वजह से मधुबाला के सेट पर कई दोस्त भी नहीं बनते। विजिटर्स को परमिशन नहीं दी जाती उनसे मिलने के लिए और मधुबाला के आसपास आने के लिए भी आईडी चेक करे जाते हैं। जैसे पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल चलता है उसी तरह सडनली उनकी फिल्म की दुनिया में भी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। 1949 में देवानंद के साथ मधुबाला को एक फिल्म का ऑफर मिलता है जिसका नाम है मधुबाला। ये ऑफर उसी प्रोड्यूसर ने दिया है जिसने मधुबाला को पैसे दिए थे अपनी माँ को बचाने के लिए। मधुबाला ये चीज़ भूली नहीं है, इसलिए वो कहती हैं कि कुछ भी हो जाए वो ये फिल्म करेंगी ही करेंगी। वो कहती है कि उन्होंने कई बड़े रोल्स को ठुकराया और एक फिल्म का तो एडवांस भी वापस कर दिया ताकि वो इस फिल्म में शामिल हो सके। फिल्म रिलीज होती है 1950 में, पर वो पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। इस फिल्म को इतना बेकार रिव्यू मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। रिव्यूअर लिखते हैं कि इस प्रोड्यूसर ने इतने स्टार्स का करियर बर्बाद किया है जितना शायद 6 स्टूडियोज मिलकर भी ना कर पाए। इस प्रोड्यूसर का सबसे नया शिकार है मधुबाला, जो इंडियन स्क्रीन की सबसे टैलेंटेड और वर्सेटाइल स्टार मानी जाती हैं, पर इस फिल्म में इतनी खराब फोटोग्राफी करी गई है कि मधुबाला की माँ भी शायद अपनी बेटी को पहचान ना पाए। अगले 2 सालों के दौरान मधुबाला करीब 2 दर्जन फिल्म साइन करती हैं, जिनमें से ज्यादातर फिल्म्स फेल हो जाती हैं। वही मीडिया वाले जो एक समय मधुबाला की वाहवाही कर रहे थे, अब वो उनके खिलाफ चले जाते हैं। क्रिटिक्स उनको अनलकी बुलाते हैं, यानी कि जिस भी फिल्म में मधुबाला आएंगी उसका लक खराब होगा और वो फेल हो जाएगी। पर मधुबाला डरती नहीं है, वो फिल्म्स करती रहती है और फाइनली उनको अपने करियर की बॉक्स ऑफिस हिट मिलती है, महल। इस फिल्म ने मधुबाला को एक प्रॉमिसिंग यंग एक्ट्रेस से नेशनल सेंसेशन बना दिया। इस फिल्म की ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस सक्सेस ने ये प्रूव कर दिया कि मधुबाला में सीरियस एक्टिंग डेप्थ के साथ साथ कमर्शियल पावर भी है, और इस फिल्म ने उनकी जगह हिंदी सिनेमा की टॉप पर बना दी। ये रोल भी बहुत यूनिक था, इसमें डायलॉग्स कम थे और एक्सप्रेशंस ज़्यादा। याद रहे उस जमाने में लोग मधुबाला को अनलकी बुलाते थे। जब डायरेक्टर ने मधुबाला का नाम सजेस्ट किया इस फिल्म के लिए, स्टूडियो मानना नहीं चाहता था, पर टेस्ट के लिए उल्टा मैनेजमेंट ने स्टूडियो के सिनेमाटोग्राफर को कहा कि मधुबाला की फोटो ऐसे तरीके से लेना जिससे हम बहुत इजीली उसको इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दें। स्टूडियो की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी और उनको एक गारंटीड हिट चाहिए थी। इसलिए जब प्रोड्यूसर्स ने मधुबाला का लुक टेस्ट देखा, उन्होंने डायरेक्टर का बहुत मजाक बनाया, पर डायरेक्टर माने नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, एक और स्क्रीन टेस्ट लेते हैं मधुबाला का। उन्होंने लाइट्स एडजस्ट करी और खुद इस फोटोशूट को सुपरवाइज किया। जब नई फुटेज आई तो स्टूडियो की मैनेजमेंट दंग रह गए। उन्होंने डायरेक्टर का डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया और इसी डिसीजन की वजह से मधुबाला एक कमर्शियल स्टार बनी। अपने पिछले जन्म की हर बात भूल जाता है। वाकई ये मकान निहायत मशहूर और खतरनाक है। इस बार क्या फैसला करके आए हो? पर सक्सेस के बावजूद वो लग्जरी लाइफ नहीं जीना चाहती थी। वो सिंपल कपड़े पहनती और ज्यादा ज्वेलरी भी नहीं। पिताजी का फुल कंट्रोल जरूर था उनकी जिंदगी पर फिर भी वो कई चीजें करती जिससे वो खुद अपनी आइडेंटिटी बना सके। जैसे वो इंग्लिश सीखती और ड्राइव करना सीखती, जिससे उनको कुछ इंडिपेंडेंस मिल सके। और फिर उन्होंने जिंदगी में एक रेडिकल कदम उठाया इस इंडिपेंडेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, प्यार।
1951 में तराना फिल्म के सेट्स में मधुबाला और दिलीप कुमार का रोमांस स्टार्ट हुआ। रोमांस की कहानी स्टार्ट करी थी मधुबाला ने। कहानी के हिसाब से उन्होंने अपने पर्सनल हेयर ड्रेसर को दिलीप कुमार के मेकअप रूम में भेजा गुलाब के फूल और उर्दू में लिखे हुए हैंड रिटन नोट के साथ। नोट में लिखा गया कि अगर उनके अंदर वही फीलिंग्स है जो मधुबाला के अंदर है तो उनको ये गुलाब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दिलीप कुमार ने ये गुलाब एक्सेप्ट कर लिया और फिर उनका 9 साल का रोमांस स्टार्ट हुआ। क्योंकि मधुबाला के पिताजी हर टाइम उनके साथ रहते थे, इसलिए डेट पर जाना इतना आसान नहीं था। फिल्म सेट्स में उनको कुछ सेकंड मिल जाते या फिर कई बार चोरी से मधुबाला अपनी गाड़ी में दिलीप कुमार के साथ ड्राइव पे चली जाती। फिल्म सेट्स में भी उनकी इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री नोटिस करी गई। एक जर्नलिस्ट जो एक फिल्म के प्रीमियर में थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि रॉक्सी सिनेमा में मधुबाला और दिलीप कुमार को हाथ पकड़कर एंटर करते हुए देखना, ये मंजर मेरी मेमोरी से कभी फेड नहीं होगा। ये शायद पहली बार था जब दोनों को पब्लिक में हाथ पकड़ते हुए देखा गया। बाद में दिलीप कुमार अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि ये एक ऐसी औरत है जो उनको अपने सहमे से रूप से बाहर निकाल सकती है, पर जहाँ प्यार है उधर ट्रेजेडी भी है। निवाला फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको बोला गया एक नदी के पानी के अंदर उतरकर चलने के लिए। मधुबाला जो यूजुअली हर सीन के लिए हाँ कह देती थी, उन्होंने इस बार मना कर दिया। अपैरेंटली वो चाहती थी कि उनके घर से पानी मंगवाया जाए जिससे वो नहाए इस सीन के बाद। डायरेक्टर ने मधुबाला की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। उन्होंने सीधा पैकअप ऑर्डर किया और 4 दिन के लिए शूटिंग नहीं करी। उन्होंने एक फेमस एडिटर को इसके बारे में कंप्लेन भी करी, जिसके बाद ये खबर सब तक पहुंच गई। इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई कि मधुबाला के पिताजी अतौला ने किसी जर्नलिस्ट को फिल्म सेट में घुसने से भी मना कर दिया। इस चीज के बाद जर्नलिस्ट और गुस्से में आ गए। उन्होंने अनाउंस किया कि वो मधुबाला को बॉयकॉट कर देंगे। जर्नलिस्ट ने भी हदें पार कर दी, उनकी पर्सनल जिंदगी पर अटैक्स करने लग गए, उनके धर्म और बैकग्राउंड के बारे में खबरें लिखने लग गए। इसके रिस्पॉन्स में मधुबाला के पिताजी ने ऐलान किया कि प्रोड्यूसर्स को उन मैगजीन से एडवर्टाइजमेंट्स हटाने होंगे जिन्होंने उनकी बेटी के खिलाफ ये अपशब्द लिखे। कई जर्नलिस्ट ने तो उनको और उनके पिताजी को मारने की धमकी दे दी। पोस्टर छिपवा दिए पूरे बॉम्बे में कि वो मधुबाला को बॉयकॉट कर रहे हैं। खबरें में लिखा गया कि जो डोनेशंस भी मधुबाला ने चैरिटी को दी वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए ही दी। साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना बढ़ गया कि स्टेट सरकार ने मधुबाला को इजाजत दे दी कि वो अपने लाइसेंस गन कैरी कर सकती है और एक बॉडीगार्ड भी रख सकती है जो खुद आर्म्ड होगा। अब मीडिया के इस कैंपेन के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। दुनिया उनको पब्लिक स्वीटहार्ट नंबर 1 बुलाती। 1 साल के बाद दोनों साइड्स ने डिसाइड किया कि वो इस लड़ाई को खत्म करेंगे। मैगजीन एडिटर्स ने अपॉलॉजी लिखी और एक मशहूर एडिटर के घर में एक पीस मीटिंग बुलाई। अब ये एडिटर जो कुछ दिन पहले मधुबाला के खिलाफ आर्टिकल्स लिख रहा था, उनको देखकर चौंकन्ने रह गया। वो ये मान ही नहीं पाया कि ये महिला कितनी खूबसूरत है। इस मीटिंग के बाद अतौला खान, जो एक जमाने में इन जर्नलिस्ट का दुश्मन होता था, आज दोस्त बन गया। और इस मीटिंग के बाद मधुबाला और बीके करंजिया, वही एडिटर जिसके घर में पीस मीटिंग हुई थी, वो दोनों लाइफ लॉन्ग दोस्त बन गए। इनफैक्ट एक टाइम जब बीके जी की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी, मधुबाला ने उनको ऑफर दिया कि उनको बचाने के लिए वो फिल्म में काम करेंगी और उसका सारा पैसा उनको दे देंगी। अब इस मीडिया कैंपेन से तो वो बच गए, पर हार्ट ब्रेक से बचना इतना आसान नहीं। उनकी जिंदगी के सबसे ट्रैजिक एपिसोड ने इस खुश मिजाज मधुबाला को एकदम दुखी बना दिया। ये हुआ एक कोर्ट रूम के चलते। कई साल बाद मधुबाला के बारे में उनकी बहन ने कहा कि उनकी मौत 2 बार हुई, पहली बार उस कोर्ट रूम में और दूसरी बार असल जिंदगी में। बीआर चोपड़ा ने 1956 में एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, नया दौर, मधुबाला और दिलीप कुमार के साथ। 10 दिन की इंडोर शूटिंग के बाद भोपाल के पास आउटडोर शूटिंग होने वाली थी। अतौला खान अपनी बेटी को कभी आउटडोर शूट्स भेजते ही नहीं और उन्होंने इस चीज के लिए भी मना कर दिया, जिसके बाद बीआर चोपड़ा को गुस्सा आ गया।
उन्होंने मधुबाला को वैजयंती माला से रिप्लेस कर दिया और मधुबाला को बोला कि मुझे वो 30,000 रुपए वापस करो जो मैंने तुम्हें दिए थे। अतौला खान ने ये पैसे देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से BR चोपड़ा ने मधुबाला और अतौला खान के खिलाफ एक केस फाइल कर दिया। अब फिल्म इंडस्ट्री मानो 2 भागों में बट गई, एक BR चोपड़ा की तरफ और दूसरे मधुबाला की तरफ। सवाल था कि एक्टर दिलीप कुमार किसकी साइड से बोलेंगे। अब दिलीप कुमार और अतौला खान की बिल्कुल नहीं बनती। माना जाता था कि दिलीप कुमार बिल्कुल पसंद नहीं करते कि मधुबाला अपने पिताजी के खिलाफ लड़ ही नहीं पाती, इसीलिए कोर्ट रूम में दिलीप कुमार ने डायरेक्टर BR चोपड़ा के सपोर्ट में गवाही दी। मधुबाला और उनके पिताजी ने आर्ग्यू किया कि वो आउटडोर शूटिंग नहीं करना चाहती थी हेल्थ रीजंस की वजह से, मेडिकल रीजंस की वजह से, जबकि दिलीप कुमार ने बताया कि जो मधुबाला का डिसीजन है वो कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है। अब दिलीप कुमार ने कोर्ट में तो कई चीजें कही, जैसे उन्होंने कहा कि मैं मधुबाला को प्यार करता हूं और तब तक करूंगा जब तक वो सांस लेती रहेगी। पर इस गवाही को फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक्ट्रेस नदीरा ने कहा कि मधुबाला ने तुम्हें अपना दिल दिया और तुम अपना कर्तव्य भी निभा नहीं पाए। अतौला खान ने ट्रायल में बताया कि तुम कहते हो कि तुम मेरी बेटी को प्यार करते हो, ये प्यार होता है। दिलीप कुमार की टेस्टिमनी को सुनकर मधुबाला शॉक रह गई। उन्होंने अपनी लॉयर को बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है जिसको मैंने प्यार किया। कई लोग दिलीप कुमार के भी सपोर्ट में आए, जैसे एक्टर अजीत ने कहा कि दिलीप कुमार ने मधुबाला को रेकमेंड किया था इस फिल्म में, इससे अगर मधुबाला आउटडोर शूटिंग नहीं कर रही उनको भी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दिलीप कुमार ने अजीत को बोला था कि वो फंस गए हैं। अब चाहे एक्सक्यूज जो भी हो, पर ये क्लियर हो गया था कि एक साइड में BR चोपड़ा दिलीप कुमार थे और दूसरी साइड में मधुबाला और उनके पिताजी। लोग मानते थे कि हम देश के 2 सबसे बड़े स्टार्स को अब कभी भी बड़े पर्दे पर देखेंगे नहीं, पर उनको आइडिया नहीं था कि देश की सबसे मशहूर फिल्म रिलीज होने वाली है जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला होंगे। मुगले आजम इंडियन सिनेमा का सबसे एम्बिशियस फिल्म प्रोजेक्ट था। इस फिल्म को बनाने के लिए 16 साल लगे थे और मधुबाला और दिलीप कुमार ने इस प्रोजेक्ट की कमिटमेंट अपनी कोर्ट रूम कंट्रोवर्सी से पहले ही कर दी थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि दोनों एक्टर्स को पता था कि उनको प्रोफेशनलिज्म दिखाना ही होगा और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई थी 1951 में, जब ये दोनों एक्टर्स प्यार में थे और उनका ऑफ स्क्रीन रोमांस उनके सलीम और अनारकली के कैरेक्टर्स में हमें देखने को मिला। पर कंट्रोवर्सी के बाद जिस तरह ये दोनों एक दूसरे को ट्रीट करते फिल्म सेट पर, उसमें दिन रात का अंतर था। टेंशन इतनी ज्यादा थी इन दोनों के बीच कि इस फेमस सीन में, जो मानो इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट एरोटिक सीन माना जाता है, वो एक्चुअली टोटल साइलेंस में किया गया, बहुत ऑकवर्डनेस के साथ। मधुबाला पर इस फिल्म की शूटिंग का बस इमोशनल टोल नहीं था, बल्कि एक फिजिकल टोल भी था और कई लोग नहीं जानते थे कि वो लिटरली ऑलमोस्ट मर रही थी इस शूटिंग के दौरान। उनकी हार्ट कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि खांसते खांसते भी उनके मुंह से खून बह रहा था। फिजिकली वो इतनी कमजोर थी, पर इसके बावजूद उन्होंने सीन्स को मना नहीं किया। इनफैक्ट ये फेमस सीन जहां उनको बांध दिया गया था हेवी चेन से, वो भी उन्होंने पूरा किया। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी कि इन चेन्स की वजह से और स्टूडियो लाइट्स की गर्माहट की वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो सकती है, पर मधुबाला ने कुछ मना नहीं किया। और जिस समय मधुबाला को सपोर्ट की जरूरत थी, उसी समय दिलीप कुमार अपनी सीन्स शूट करने के लिए आते और जैसे ही ये खत्म होता, सेट छोड़ के तुरंत चले जाते मधुबाला से बिना बात करे हुए। मुगले आजम इवेंचुअली मधुबाला के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनी। जब ये फिल्म बम्बई के मराठा मंदिर में प्रीमियर हुई, मानो ये एक रॉयल इवेंट था। फिल्म का प्रिंट एक हाथी पर आया, पर वो महिला जिसने अनारकली का किरदार निभाया वो इतनी बीमार थी कि वो प्रीमियर के लिए भी नहीं आ पाई। पर इसी डेस्परेशन के दौरान उन्होंने एक और गलत कदम उठा लिया। एक लड़की भीगी भागी सी। लेट 1950s में मधुबाला की मुलाकात हुई किशोर कुमार के साथ। ये दोनों मिले चलती क्या नाम गाड़ी के सेट्स पर। इस समय मधुबाला अपने हार्ट ब्रेक से गुजर रही थी और उनकी जिंदगी में किशोर कुमार की एंट्री हुई, जिनका बहुत अच्छा मिजाज था, जिनके टेम्परामेंट की वजह से मानो मधुबाला की टेंशन्स खत्म हो जाती।
अब इन दोनों की कंपेनियनशिप धीरे धीरे प्यार में बदल गई और 1960 में जिसको कई लोग मधुबाला की जिंदगी का सबसे सरप्राइजिंग डिसीजन बुलाते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो किशोर कुमार से शादी करें। एक्ट्रेस नदीरा ने बोला, हे भगवान मधु, तू क्या कर रही है। कई लोग मानते कि ये डिसीजन इरैशनल था और मधुबाला ने लिया क्योंकि वो बस अपने हार्ट ब्रेक से रिकवर करना चाहती थी। इंग्लिश में बोलूं तो रीबाउंड। अब किशोर कुमार एक जीनियस परफॉर्मर जरूर थे, पर इमोशनली इतने स्टेबल नहीं थे कि वो एक बीमार महिला को सपोर्ट दे सके। किशोर कुमार ने फिल्म फेयर के इंटरव्यू में खुद बताया कि मैं मधुबाला से प्यार नहीं करता था। इनफैक्ट मेरे लिए वो मेरे दोस्त दिलीप कुमार की गर्लफ्रेंड थी। मधुबाला के पिताजी ने भी इस मैच को कभी अप्रूव नहीं किया, पर उनके पास इतना साहस नहीं था कि इसके बारे में वो अपनी आवाज उठा सके। मधुबाला की तबीयत बिगड़ती रही और वो किशोर कुमार के साथ लंदन गई डॉक्टर से मिलने के लिए। उनको था कंजीनियल हार्ट डिफेक्ट, यानी कि उनके दिल में छेद था और ये कंडीशन एक बहुत डेंजरस स्टेज में पहुंच गई थी। सर्जरी पॉसिबल जरूर थी, पर सक्सेस होगी या नहीं यह अनक्लियर था। इस सिचुएशन को किशोर कुमार भी हैंडल नहीं कर पाए। उल्टा वो कंप्लेन करते थे अपने भाई अशोक कुमार को कि ये मुझसे बहुत लड़ती है। वो ये समझ नहीं पाए कि मधुबाला का ये बिहेवियर उनकी तबीयत की वजह से है। मधुबाला लेजेंडरी कंपोजर नौशाद के पास जाती और फूट फूट कर रोती। नौशाद ने उनको सलाह दी कि क्यों ना वो अपनी शादी तोड़कर एक फ्रेश स्टार्ट करे। मधुबाला ने पता है क्या बोला? जब कश्ती साबित व सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? इवेंचुअली किशोर कुमार और मधुबाला अपने अपने रास्ते चले गए। मधुबाला खुद के घर अरेबियन विला में रहने लग गई और देश की सबसे बड़ी स्टार अपने आखिरी कुछ साल इसी घर में अकेले बिताने वाली थी। हार्ट कंडीशन की वजह से मधुबाला एक वॉक पर भी नहीं जा सकती थी। वो घंटे अपने बिस्तर में बिताती और रेडियो पर उन गानों को सुनती जिससे वो फेमस हुई। पिताजी अतौला खान अभी भी एक डिक्टेटर की तरह उनकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। कोई भी विजिटर्स अलाउड नहीं थे, जिस वजह से अफवाह फैलने लग गई बॉम्बे में कि मधुबाला की सारी सुंदरता पिघल गई और मानो ये ब्यूटी अब एक दरिंदा बन गई है। पर वो इस परसेप्शन के बारे में जानती थी। वो अपने आप को कई बार एक शीशे में देखती और बोलती कि देखो मैं क्या से क्या हो गई। अगर लोगों ने मुझे इस स्टेट में देख लिया तो मैं और रोने लगूंगी। बाद में उनकी बहन मधुर ने फिल्म फेयर को बताया कि उनकी बहन मानो एक स्केलेटन बन गई। लोग उनसे बात जरूर करना चाहते, पर वो किसी से मिलना भी नहीं चाहती। बीमारी की वजह से उनकी बॉडी से खून को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, जिससे वो फिजिकली और इमोशनली और कमजोर हो गई। इस आइसोलेशन के बावजूद उनको अपने फैंस से कई लेटर्स आते हैं और अपने 36 बर्थडे से पहले ही 23 फरवरी 1969 को उनकी मौत हो गई। अपनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने 73 फिल्म्स करी, जिसमें से करीब 20 ब्लॉकबस्टर्स बनी। मधुबाला की ब्यूटी हमारे देश तक सीमित नहीं रही। लेजेंडरी हॉलीवुड डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा भी मधुबाला से इतने इम्प्रेस थे कि वो उनको हॉलीवुड लेकर जाना चाहते थे एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए। अनसरप्राइजिंगली मधुबाला के पिताजी ने इस प्रोजेक्ट को मना कर दिया। अगर आपको अंदाजा लगाना है मधुबाला की ग्लोबल पॉपुलैरिटी के बारे में, तो एक अमेरिकन मैगजीन ने अपने फ्रंट कवर में छापा, द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एंड शी इज नॉट इन बेवर्ली हिल्स। स्ट्रेंजली मधुबाला की जिंदगी भी उनकी फिल्म्स की तरह थी, ब्लॉकबस्टर और ट्रैजिक, बट थैंकफुली करीब 70 साल बाद भी हर वर्क स्पीक्स मोर फॉर हर, और शायद इसीलिए वो देश की सबसे बड़ी स्टार मानी जाती है। ये थी मधुबाला जी की लाइफ स्टोरी। उनके बारे में जाना, उनके बारे में मतलब इतना डिटेल वीडियो था ये। सुना कि मतलब किस तरह से उन्होंने मतलब बचपन से ही एक्टिंग स्टार्ट की, तो बहुत मेहनत करी उन्होंने। और जिस तरह से वो एक मतलब ऐसी फैमिली में थी जहाँ पे मतलब उनके जो पिता थे वो जो उनको मतलब उनको काम नहीं होता था, तो मतलब पैसे की जरूरत होती, तो उसकी वजह से मधुबाला जी इंडस्ट्री में मतलब काम करने लगी छोटी एज में ही। और इतना कम एज में फैमिली को सपोर्ट करना, बहुत मेहनत से मतलब अपने काम को किया। और जिस तरह से मधुबाला जी के बारे में हमने ये वीडियो देखा, तो मतलब एक
एक मतलब ऐसे समझ लें कि एक ऐसे इंसान को देखा जो मतलब अपने काम से बहुत लगाव रखता है और लेकिन उसका लक उसको साथ नहीं देता। अगर मधुबाला जी मतलब एक 70-80 साल की उम्र जी जाती तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा स्टार आज नहीं होता कोई। जिस तरह से हम दिलीप कुमार जी के बारे में बोलते हैं कि इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े एक्टर कहा जाता है उनको, तो उसी तरह मुझे लगता है कि मधुबाला जी भी जितना उनको फेम या जितना उनको शोहरत मिली तो आज उनके बारे में यही होता कि वो बॉलीवुड सिनेमा की सबसे बड़ी एक्ट्रेस होती है। इतना कम एज में इतना ज्यादा मूवीज और वो भी इतना जो हिट रही, तो अगर उनकी एज ज्यादा होती तो और ज्यादा मूवीज अच्छी एक्टर साबित हुई। बिल्कुल यही बात है। और अच्छी एक्टर तो साबित हुई, लेकिन बात यह है कि मतलब जितना उनको लंबा टाइम मिलना चाहिए था, जितना उन्होंने मेहनत की, जितना वो करियर डिजर्व करती थी, वो उतना जिंदगी नहीं जी पाई। मतलब वो तो सारी स्ट्रगल ही थी उनकी, मेहनत की लाइफ में सारी स्ट्रगल। जब वो कहते हैं कि जब किसी मेहनत का फल मिलने का टाइम आता है तो वही उनको फल मिलना था, लेकिन उनके साथ जो ये चीजें हुई वो मतलब जान के बहुत बुरा फील हुआ। बिल्कुल यही बात है। और दूसरा जिस तरह से बताया गया कि स्टार्टिंग से ही तो वो पठान फैमिली से, और दूसरा फिर उनके बाबा भी स्ट्रिक्ट थे, उन सिचुएशन में भी रह के उन्होंने वो स्ट्रगल किया और साथ में इतना ज्यादा वर्क भी किया। और उनकी एक्टिंग जिस तरह देखा जाए, मतलब एक इंसान होता है ठीक है वो खूबसूरत है, लेकिन वो अपनी एक जिस तरह से उनकी एक्टिंग थी, जिस तरह से वो बात करती थी, वो सारी चीजें भी डिपेंड करती थी। ऐसे भी उनको इतनी ज्यादा लोग पसंद करते थे। और बेबी मुमताज, उनका बहुत फेमस हुआ बेबी मुमताज वाला कैरेक्टर भी। और ओवरऑल अगर देखा जाए जिस तरह से इन्होंने मतलब अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल किया और अपनी लाइक ऐसा लगता है कि एक मोटिवेशनल टाइप उनकी जो लाइफ है, और जैसे उन्होंने मूवीज की तरह ही होती है, ट्रेजेडी फुल। और दूसरा ये है कि मुझे इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है कि लाइक ऐसा है कि इंसान बीमारी से कम मरता है, जब वो दिलीप कुमार ने भी उनके अगेंस्ट ही गवाही दे दी, क्योंकि वो जुड़े हुए थे मूवी से, उनके अपने इश्यूज से। दिलीप कुमार ने भी उनको मतलब ऐसा समझ ले एक किस्म से उनको वो चीज भी उनको बहुत धचका दी दिलीप कुमार के लिए। और फिर उनके अलावा किशोर सर ने भी उनका उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से उनको देना चाहिए था, तो ये चीज उनके लिए बहुत तकलीफ दे रही है। और मतलब जो उनका करियर था, छोटे टाइम का करियर था, बट उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। करियर था वो, आज भी मतलब उसकी मिसाल दी जाती है। और लोग मतलब कितनी जिंदगी जी जाते हैं लेकिन सिनेमा में काम करते रहते हैं, लेकिन वो मधुबाला जी जितना फेम नहीं कमा पाते। मधुबाला जी ने थोड़ी लाइफ में इतना फेम कमा लिया और इतना लोगों की तरफ से प्यार कमा लिया कि मतलब आज एक मिसाल बन गई। और ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा। मोहित मंगल ने बहुत अच्छे मतलब तरीके से इस वीडियो को बनाया, हर चीज एक्सप्लेन किया, हर चीज डिटेल के साथ बनाई, देख के मतलब काफी अच्छा लगा। एंड यस मतलब हमने लास्ट वीडियो देखा था एडिट्स वाला, अगर आपने वो मिस किया हो तो उसको भी एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, उसमें बहुत अच्छे एडिट्स से देख के मजा आया था। एंड यस आप बताइएगा कि इस तरह के मतलब और बहुत सारी एक्ट्रेस और एक्टर हैं, तो आप बताइएगा कि जिनकी लाइफ स्टोरी के बारे में हमें वीडियो लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।